पटरी के किनारे ससुराल। विहान में कुछ नहीं जानती। कॉलेज खत्म होते ही जैसे ही तुम्हारी जॉब लग जाएगी तुम सबसे पहले मेरे पेरेंट्स से मेरा हाथ मांगने आओगे। अवनी, क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करोगी? मतलब तुम मेरे घर में एडजस्ट कर पाओगी? क्यों? तुम्हारे घर में एडजस्ट करने में भला मुझे क्यों प्रॉब्लम आएगी? अवनी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरा घर ऐसा है ना कि दिन में 3-3 बार वो घर और उसमें रखी चीजें हिलने लगती हैं। हिलने लगती है मतलब? भूत प्रेत है या ट्रेन की पटरी के आसपास है क्या तुम्हारा घर? देखो यार, मैं पहले ही कह देती हूँ, मुझे ना ससुराल ऐसा चाहिए जहाँ शांति हो बस। अब अगर मैंने इसे ट्रेन का सच बता दिया तो कहीं ये शादी के लिए इनकार ना कर दे। नहीं नहीं, मैं अभी इसे कुछ नहीं बता सकता। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और इसे खोना नहीं चाहता। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। मेरी एक बार नौकरी लग जाए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। ये कहानी है सुरभि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विहान और अवनी की। वो दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही विहान नौकरी की तलाश में लग गया और कुछ समय बाद उसे एक कंपनी में नौकरी मिल भी गई। अब उसके घर वाले उसके लिए लड़की देखने की बात करने लगे। बहू आएगी तो कम से कम इन बूढ़ी हड्डियों को थोड़ा तो आराम मिलेगा। वो आकर घर तो संभाल लेगी। ठीक कहती हो शोभा। तू कहे तो रज्जू से बात करूं? अपने विहान के लिए लड़की देखेगी? कोई जरूरत नहीं है जी, आप अच्छे से जानते हैं ना आपकी बहन कैसी है। वो लड़की वालों को हमारी खूबियां बाद में लेकिन कमियां पहले गिनाएगी कि पटरी के किनारे लड़के वालों का घर है जो कि ट्रेन की बोगी की तरह बीच बीच में हिचकोले खाता रहता है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बापू। तभी विहान भी ऑफिस से आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। क्या मेरी शादी? माँ आप लोग यहाँ वहाँ ढिंडोरा पीटो, मैं उससे पहले ही अपना क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अवनी नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। ले, इसने तो सारी समस्या एक ही पल में हल कर दी। अरे जब तुझे कोई लड़की पसंद ही थी तो पहले ही बता देता। अच्छा ये बता कौन है वो और कहाँ रहती है? माँ अवनी नाम है उसका, आर्य नगर में रहती है। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि जॉब लगने के बाद उसका हाथ मांगने उसके घर जाऊंगा। अरे तो भाई देर किस बात की है, हम कल ही चलते हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन माँ मैंने उससे पटरी किनारे अपने घर वाली बात छुपाई हुई है। मैं नहीं चाहता कि आप उसे या उसकी फैमिली को इस बारे में शादी से पहले कुछ भी बताओ। ठीक है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अगले दिन वो सब अवनी के घर उसका हाथ मांगने चले जाते हैं। बड़े ही लाड प्यार से पाला है हमने अपनी अवनी को। यूँ समझ लीजिए हमारे जिगर का टुकड़ा है ये। समझ सकती हूँ बहन जी, आखिर मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। बहन जी हमारे लिए हमारी बेटी की तरह ही रहेगी। जैसे हमारे लिए नम्रता है वैसे ही ये भी है। हम लोग शादी से पहले एक बार आपका घर देखना चाहेंगे। वो क्या है ना, आप तो जानती ही हैं, बेटी वाले हैं तो थोड़ी चिंता रहती है। बहन जी हमारा घर भले ही उतना सुंदर ना हो लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के मन में प्यार खूब है और हम वादा करते हैं कि हम अवनी को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। सुमित्रा, बातों से तो ये लोग बड़े ही भले लगते हैं। मकान का क्या है, आज नहीं तो कल नया बन जाएगा। दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं, कमा लेंगे। लेकिन आजकल की दुनिया में ऐसे भले लोग फिर नहीं मिलेंगे। आप ठीक कहते हो जी। फिर सबकी रजामंदी से ये रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद अवनी ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। अवनी के ससुराल के पीछे की तरफ ट्रेन की पटरी थी जिस कारण इतनी आसानी से उस पर किसी की नजर नहीं जाती थी। माँ आखिर कब तक भाभी से ये बात छुपाओगी कि पटरी किनारे उनका ससुराल है? आज नहीं तो कल उन्हें ये बात पता चलनी है। हाँ जानती हूँ बेटी, यही चिंता तो मुझे सताए जा रही है। तभी अवनी नहाकर वहाँ आ जाती है। किस चिंता की बात कर रही हैं आप माँ जी? कुछ नहीं बहू, वो बस मैं ये कह रही थी कि आज तेरी पहली रसोई है तो तू क्या बनाएगी खाने में, बस वही चिंता लगी हुई थी कि तुझसे क्या बनवाऊं। उसकी टेंशन आप मत लीजिए माँ जी, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। मैं आप सबके लिए हलवा पूड़ी और आलू की सब्जी बनाऊंगी, साथ ही उसका भोग माता रानी के मंदिर में भी लगा कर आऊंगी। क्या माता रानी के मंदिर में? हाँ क्या हुआ? नहीं नहीं, वो तो बस कहना चाह रही है कि मेरी भाभी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी कितनी धार्मिक है। ओह अच्छा, वैसे आस्था तो सबको भगवान पर होनी चाहिए ना। ये कहकर अवनी रसोई में चली जाती है। तभी सास अपने बेटे से,
विहान बेटा, बहू को आगे वाली तरफ से मंदिर लेकर जाना, ना कि पीछे की तरफ शॉर्टकट रास्ते से, नहीं तो राज खुल जाएगा। हाँ माँ, लेकिन अभी तो मेरी नजरें उस घड़ी पर ही टिकी हुई हैं। ट्रेन किसी भी वक्त आती ही होगी और एक बार फिर ये सारा घर मेले में लगने वाले झूले की तरह हिलने लगेगा। कि तभी रामदीन यानी ससुर जी वहां आ जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, सब रास्ता क्लियर है। क्या मतलब पापा? अरे मैं पटरी साइड पर घूमने गया था तो वहां पर पता चला कि पटरी बीच में से टूटी पड़ी है। हाँ, इसलिए सभी ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है। शुक्र है भगवान का, बाल बाल बचे। कुछ देर बाद वो माता के मंदिर जाने के लिए विहान के साथ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अपने ही घर में रोज ऐसे डर डर कर जीना पड़ रहा है जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। आखिर बहू से कब तक हम ये सब छुपाते फिरेंगे? एक ना एक दिन तो उसे पता चलेगा ही ना कि हमारे घर पटरी के पास है। माँ, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़कर जाए। भैया भाभी इतनी अच्छी है कि हम भी नहीं चाहते कि वो ये घर छोड़कर जाए। ऐसे वो दिन भी बीत जाता है। तब एक रोज अवनी रसोई में खाना बना रही होती है और बाकी सब कमरे में बैठे होते हैं कि तभी उनका घर हिलने लगता है, साथ ही सारा सामान भी हिलने डुलने लगता है। बाहर बैठे सभी लोग ये देखकर घबराने लगते हैं। हे भगवान, ये बहू अंदर ही है ना जाने हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। लेकिन कमाल है, ये भाभी अभी तक रसोई से भागकर यहाँ क्यों नहीं आई? हो सकता है बहू को लग रहा हो कि ये कोई भूकंप है। हाँ, पर तब भी वो घबराकर बाहर तो आती। वो सभी ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी अवनी नॉर्मल वे में बाहर आती है। सबसे कहती है, नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं, आप सब साथ में चाय लेंगे या दही? अवनी से इस सिचुएशन में सवाल की किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने आपकी भैंस चुरा ली हो? बहू, तुझे शौक नहीं लगा इस घर के हिलने से? माँ जी, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और अच्छे से समझती हूँ कि ये ट्रेन की पटरी के पास घर होने की वजह से हिल रहा है, और ये सब तो कॉमन बात है। पटरी के पास घर होगा तो हिलेगा ही। ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर अवनी ने बताया कि उस दिन उसने उन लोगों की सारी बात सुन ली थी और वो ये बात पहले से जानती थी। मेरा ससुराल पटरी के पास होने से मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मैं ये घर कैसे छोड़ दूं? विहान, अब साथ में नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम उस पटरी से होकर स्टेशन तक घूमने चलेंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद अवनी पास के रेलवे स्टेशन जाती है, जहाँ वो देखती है कि खाने पीने का एक भी स्टॉल नहीं है। विहान, तुमने देखा रेलवे स्टेशन पर एक भी खाने का स्टॉल नहीं है, और जिस कारण काफी सारे यात्री भूखे रहकर परेशान हो रहे हैं। क्यों ना हम यहाँ खाने का स्टॉल लगाएं ताकि सबको खाने को भी मिल जाए और हमारा बिजनेस भी चलने लगे। अब वो सब ऐसा ही करते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी स्टॉल से काफी अच्छी कमाई होने लगती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। फिर कुछ समय बाद, बहू, अब तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं, अब हम नया घर ले सकते हैं इस पटरी से दूर। नहीं माँ जी, अब मुझे इस जगह की आदत सी हो गई है और अब मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। पटरी के किनारे ससुराल अब मुझे भाग गया है और अब मैं आप सबके साथ यहीं रहूंगी। अदिति, अरे ओ अदिति, आजा बेटा, मैंने आटा गूंथ दिया है, तू जल्दी से रोटियां सेक ले, तेरे पापा आते ही होंगे ऑफिस से। क्या माँ, मैं आटा गूंथ देती ना, हर रोज रोटियां क्यों बनवाती हो मुझसे? ताकि ससुराल जाकर तू नाक ना कटाए हमारी। आटा तो तू बढ़िया गूंथ लेती है, लेकिन रोटियां अब तक गोल नहीं बनती तुझसे। अब रोज बनाएगी तभी तो तेरा हाथ बैठेगा ना बेटा। उफ, बाप रे बाप, रसोई तो उबल रही है माँ, ऊपर से गैस के पास खड़े होकर कितनी सारी रोटियां बनानी है। कितनी सारी? 4 तेरे पापा की, 3 मेरी और 2 तेरी, बस 9 रोटियां ही तो सेकनी है। तो 9 रोटियां क्या कम होती है? अब ना बाबा ना, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने अपना फेशियल करवाया है, अब इतनी गर्मी में गैस के पास खड़ी रहूंगी तो पिंपल आ जाएंगे चेहरे पर। हे मेरे भगवान, ये आजकल की लड़कियों के कितने नाटक हैं, जरा हमसे पूछो। तुम्हारी उम्र में चूल्हे पर एक टाइम की 40-50 रोटियां बनाई है मैंने, जब ससुराल में पूरा परिवार साथ रहता था। हाँ तो आपका ससुराल भी तो कितनी बढ़िया जगह था, मस्त पहाड़ों के बीच, जहाँ कभी गर्मी पड़ती नहीं, ऊपर से स्नोफॉल के मजे अलग से। आहा, कितना मजा आता होगा ना। तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही तेरी मासी से बात करती हूँ कि वहीं पहाड़ों पर ही ढूंढ ले तेरी ससुराल। अब सच माँ, ये तो एकदम धांसू आइडिया है, लेकिन ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ठीक है, तो फिर तेरा
आप आज के आज मासी से बात करो और उनसे बोलो कि ससुराल कैसा भी चलेगा, लेकिन मेन शर्त यह है कि लड़का वहीं का रहने वाला हो और उसका घर एकदम पीक पर, मतलब कि ऊंचाई पर होना चाहिए, जहाँ जमकर स्नोफॉल होती हो। वाह, कितना बढ़िया हो जाएगा फिर तो। स्नोफॉल देखने के लिए न छुट्टी लेने की जरूरत और न इस गर्मी से जूझने की टेंशन। चलो माँ, अब आप रोटियां बनाओ, मैं तब तक ये डिसाइड करती हूँ कि शादी के बाद अपनी रिसेप्शन पर मैं क्या पहनूंगी। ये कहकर अदिति हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या होगा इस लड़की का, एकदम बावली है। चलो अब रोटियां तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। मैडम तो गई अपने पहाड़ी ससुराल के सपने बुनने। अरे कौन जा रहा है ससुराल, तुम या मैं? कम से कम ये तो बता दो। अजी मेरा कोई मन नहीं है, ना अपने ससुराल जाने का और ना ही आपको कहीं भेजने का। वो तो आपकी लाडली है जिसे अब नया फितूर चढ़ा है। कहती है शादी करेगी तो किसी पहाड़ी लड़के से। अब बताओ, ऊंचे पहाड़ पर ससुराल चाहिए इसे। अब आप ही समझाइए इसे कि कितनी दिक्कतें होती है पहाड़ पर, जिनसे हार कर हम यहाँ आ बसे। हमारा वक्त अलग था विभा, लेकिन अब पहाड़ों पर भी काफी तरक्की हो गई है। पहले से बहुत बदल गया है पहाड़ी जीवन। अरे कितना भी बदल गया हो, लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं तो नहीं है ना वहाँ पर अभी भी। और ये आपके विचार अचानक से कैसे बदल गए? आपके कहने पर ही तो हम अपनी जॉइंट फैमिली छोड़कर यहाँ दिल्ली आए थे। दिल्ली आना हमारी जरूरत भी थी और मजबूरी भी। मुझे यहाँ अच्छी सैलरी ऑफर हो गई थी और तुम वहां परेशान भी थी। और सच कहूं तो ऐसा संयोग भी बन रहा है कि शायद अदिति का ससुराल पहाड़ों पर ही हो जाए। हैं? अब साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? आज लंच के वक्त तिवारी जी से काफी देर बातें हो गई। बातों बातों में अदिति के लिए एक रिश्ता बताने लगे। उनकी रिश्तेदारी में ही है। लड़का सरकारी क्लर्क है, कश्मीर में, एकदम पहाड़ों के बीचों बीच घर लिया है। परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं है, माँ बाप और बस एक बेटा और बेटी। बेटे गिरीश से अपनी अदिति की शादी हो जाएगी और बेटी सुनीता की तो पहले ही शादी हो चुकी है। परिवार तो बढ़िया है, लेकिन कश्मीर, इतनी दूर अदिति को कैसे भेजेंगे जी? तुम चिंता मत करो विभा, ये भगवान का बनाया संयोग ही है कि अदिति को भी पहाड़ों में ससुराल पाने की इच्छा तब हुई जब उसके लिए ये रिश्ता आया। अब ज्यादा मत सोचो और जाकर उससे बात करो। विभा ने जाकर अदिति से बात की और कश्मीर का नाम सुनते ही अदिति ने हाँ कहने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। अरे अरे माँ, इसमें सोचने जैसा क्या है? कश्मीर में होगी मेरी ससुराल। आहा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। आप तो फौरन हाँ कर दो। एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा, मैं पहाड़ों पर रही हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कतें होती हैं वहां पर। पहाड़ी जगह पर 2-4 दिन घूमकर आने में और पूरी जिंदगी बिताने में बहुत फर्क होता है। ओहो माँ, पापा सही बोलते हैं। आप ना कुछ ज्यादा ही डीप चली जाती हो हर मामले में। मैं बोल रही हूँ ना आपको, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो, इससे पहले कि उन्हें कोई और पसंद आ जाए। अरे पर एक बार लड़के की फोटो तो मंगवा ले। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है माँ, पापा ने देखा तो है ना फोटो। अगर उन्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और वैसे भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हमेशा के लिए रहने को मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे। अदिति अपनी शादी और ससुराल को लेकर काफी एक्साइटेड थी। फिर कुछ ही महीनों के बाद गिरीश और अदिति की शादी हो गई और अदिति खुशी खुशी अपने ससुराल यानी कि कश्मीर आ गई। लेकिन फिर, अरे अदिति जाओ बेटा, सबके लिए गरम कहवा बना लाओ। अब मम्मी जी, पर अभी 1 घंटे पहले ही तो सबने एक साथ कॉफी पी थी। ये कश्मीर है बेटा, तुम्हारी दिल्ली नहीं। यहाँ की सर्दी से बचना है तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गरम पीते रहना पड़ता है। पहले कॉफी पी थी, अब कहवा बना लो। फिर कुछ देर बाद सबके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना लेना, ठीक है? ये अदिति का ससुराल था, ऊपर से कश्मीर जैसी ठंडी जगह। तो मायके वाले बहाने यहाँ अदिति के काम नहीं आने वाले थे। बेमन से ही सही, पर उसे थोड़ी थोड़ी देर में सबके लिए कुछ न कुछ गर्म पीने के लिए बनाना ही पड़ता। ओहो, ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया अदिति। अरे मैं तो तुरंत ही बनाकर लाई थी, इतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। हाँ बेटा, यहाँ ऐसा ही होता है। जाओ सबके लिए दोबारा गर्म करके ले आओ और इस बार केतली में डालकर लाना तो ठंडा नहीं होगा। धीरे धीरे अदिति को पहाड़ी जीवन के साइड इफेक्ट्स पता चल रहे थे। पहाड़ों पर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ उसके मायके से बहुत अलग था। और फिर एक दिन, बड़ी ठंड है, ये लाइट कब तक आएगी जी? लाइट अब गई है तो आराम से ही आएगी। है? ऐसे कैसे? बिना हीटर के तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा सुनिए ना, हमारे पास इन्वर्टर भी तो है। हाँ है तो सही, लेकिन उसे हम बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते हैं, ऐसे थोड़ी मोड़ी ठंड में नहीं चलाते। क्या? अच्छा, इससे बुरा वक्त तो और कौन सा आएगा? देखे ना मेरे हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए।
तुम्हें अभी यहाँ की आदत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, ये रजाई ओढ़कर लेट जाओ, फिर ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। और फिर अगले दिन, ये क्या, सुबह के 11 बज गए और अब तक धूप नहीं खिली। धूप की उम्मीद तो छोड़ ही दो बेटा, ये दिसंबर का महीना है, अब तो सीधा बर्फ गिरेगी। बर्फ गिरने की बात सुनकर अदिति खुश हो गई, क्योंकि उसे शुरू से ही स्नोफॉल बहुत पसंद था। लेकिन फिर जब सच में बर्फबारी हुई तो उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई। अदिति क्या कर रही हो, चलो ना, बाहर कितनी बढ़िया बर्फ गिर रही है। तुम्हें तो कश्मीर का फर्स्ट स्नोफॉल देखना था ना। हाँ देखना तो था, लेकिन बहुत ठंड है जी। ओहो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। स्नोफॉल के दौरान रूम हीटर नहीं चला सकते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि स्नोफॉल के टाइम सारे खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं और ऐसे में रूम हीटर चलाना खतरनाक हो सकता है, बस इसीलिए। चलो अब तुम जल्दी से बाहर आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर सब अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। ये क्या हाल बना लिया तुमने अदिति, एकदम कार्टून लग रही हो। सबको खुद पर हंसता देखकर अदिति को बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं बेटा, पहाड़ों में ससुराल होने के कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे तुम भी ढल जाओगी, जैसे मैं ढल गई। लेकिन फिलहाल तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी सास की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो समझ गई थी कि पहाड़ों में ससुराल होने के बारे में सोचने और असल में वहां रहने में काफी फर्क है। ऐसा नहीं था कि वो हिम्मत हार गई थी, लेकिन फिलहाल वापस कुछ दिन अपने मायके में आकर रहने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। रंजीत, आखिर कब तक हम इस मकान में सड़ते रहेंगे? हर बार तुम यही कहते हो, अब लेंगे नया मकान, तब लेंगे नया मकान। तुम जानते नहीं हो अंजलि, शहर के बीचों बीच मकान है अपना, और ऐसी प्रॉपर्टी मिलना बड़ी बात है। और बस थोड़ा पुराना ही तो हुआ है, यहाँ हर सुख सुविधा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जंगल के बीचों बीच नया मकान बना देता हूँ। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमें पड़ता है ना, जो सारा दिन इस छोटे से मकान और तंग गलियों में दम घोट घोट कर जीते हैं। और क्या फायदा ऐसी सुख सुविधा का जहाँ हमारा दम घुटता हो। अपनी पत्नी के कहने पर रंजीत प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है, जो उन्हें नदी के उस पार एक प्लॉट दिखाता है। अरे ये नाज पीटा डीलर कहाँ ले आया हमें? अब क्या नदी में चप्पू चलाकर उसोर जाएंगे हम? अरे ऐसी लोकेशन ज्यादा समय तक खाली नहीं रहती, होटल वाले जल्दी से लपक लेते हैं। अरे इतनी खुली जगह पर सांस लेने में भी कितना अच्छा लगेगा आपको, रिश्तेदारों में खूब नाम हो जाएगा आपका। देखो ना रंजीत, घर के आगे नदी बह रही है। जब 2 मंजिला मकान बनाएंगे ना तो सबके यहाँ पर्सनल कमरे होंगे, और जब बालकनी में खड़े होंगे ना तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। हाँ भाई साहब, अब मत सोचिए और ले डालिए। अब डीलर और पत्नी के कहने पर रंजीत अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर वो प्लॉट ले लेता है और शहर के बीचों बीच बने अपने घर को किराए पर दे देता है। फिर कुछ महीनों बाद, अरे आप तो ऑफिस जा रहे थे, वापस क्यों आ गए? अरे बोट पर लोगों की भीड़ हुई पड़ी है, बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने के लिए। तो अब दूसरे रास्ते से चले जाओ। तब तो मैं आधे दिन के बाद ऑफिस पहुंचूंगा, अब आज रहने देता हूँ, छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, और कल सुबह टाइम से उठ जाना तो शायद आपका बोट में नंबर आ जाए। अब दिन में जाकर आप सब्जी ले आइएगा। रंजीत कुछ घंटे बाद बोट में बैठकर सब्जी लेने चला जाता है और कुछ देर बाद ढेर सारी सब्जियां लेकर घर लौटता है। अरे इतनी सारी सब्जियां? नदी के पास सब्जी मंडी का व्यापार खोलने का इरादा है क्या आपका? अरे मेरी माँ रोज कुश्ती लड़कर नाव में बैठकर बाजार से सब्जियां लाना मेरे बस की बात नहीं है। 2 हफ्ते की सब्जियां एक साथ ले आया हूँ, अब 15 दिन तक बिल्कुल सब्जी लाने के लिए नहीं कहना। फिर 2 दिन बाद, हाय रे मर गई, आग लगे इस नदी को। क्या हुआ माँ जी? अरे क्या हुआ क्या, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए घर से टहलने निकली थी तो पूरी गली में नदी का पानी भरा हुआ था। हाय लगता है मेरी हड्डी चटक गई, हाय रे मर गई। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुला, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन माँ जी यहाँ कौन सा डॉक्टर आएगा, इसके लिए तो हमें नदी पार करके जाना होगा। ऐसी जगह लाकर बसाया है तुम कमबख्त होने की यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। आप अंदर चलिए, मैं आपकी मालिश करके गर्म पट्टी बांध देती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। ये सब जो भी हुआ है ना, सब तेरे कारण ही हुआ है। ना तो तू उस घर में सीलन की बदबू की शिकायत करती, ना तू घर छोटाए की रट लगाए रखती। माँ जी अब सारा इल्जाम मुझे अकेली पर ही क्यों डाल देती हैं? ये घर लेने का अकेला फैसला मेरा तो नहीं था ना। देख तू अब मेरा दिमाग खराब मत कर और मेरे बेटे को फोन कर, अब वही ले जाएगा मुझे।
रणजीत जल्दी से घर आकर अपनी माँ को जैसे तैसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और नदी का पानी अब और भी बढ़ जाता है। अरे बेटा, ये नदी का पानी बाहर आ गया है। सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। माँ, बरसात में तो शहरों के गड्ढे भी पानी से भर जाते हैं और फिर ये तो नदी का किनारा है, तो कुछ दिन तो कीचड़ रहेगी ही। अब घर के बाहर कीचड़ होने से वो लोग बाहर भी नहीं निकल पाते। फिर कुछ दिन बाद उनकी बेटी रूही कमरे में खेल रही होती है कि तभी नदी किनारे से एक सांप उनकी खिड़की से होता हुआ घर में घुस आता है, जिसे देख रूही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आ मम्मी मम्मी, सांप सांप। वो सभी दौड़कर उस कमरे में आते हैं। रणविजय जैसे तैसे उस सांप को बाहर फेंकता है। हाय मेरी बच्ची, ये ना जाने कहाँ आकर फंस गए हम। तभी बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं और बाहर नदी किनारे की मिट्टी उनके घर के अंदर आने लगती है। हे राम, ये कहाँ आकर फंस गए हम। हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं न की जी। अरे तो घबरा क्यों रही हो? हमने शहर वाला मकान बेचा थोड़ी ना, किराए पर ही दिया। इसको बेचकर वापस वहीं चले जाएंगे। 3 दिन बाद अचानक नदी का पानी काफी बढ़ जाता है। खबर में दिखाया जाता है कि पड़ोसी राज्य ने बांध का पानी छोड़ा है और निचले इलाकों और नदी किनारे बसे घरों का बाढ़ में डूबने का घर है। फिर उनके घर एक नोटिस आता है। क्या लिखा है इसमें? माँ, इसमें लिखा है कि हमें जल्दी से घर खाली करना होगा और अगर ये घर खाली नहीं किया तो पड़ोसी राज्य से छोड़े गए इस पानी से बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा और घर तक डूबने का भी डर है। और अगर ये घर डूब गया और किसी की जान चली गई तो इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? इतने पैसे लगाए हैं इसे बनाने में। माँ, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। जान रहेगी तो ही रह पाएंगे ना इस घर में। चलो हम सब अपने शहर वाले घर में ही वापस चलते हैं। हमारा राज नहीं चल रहा मैडम। पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर साल भर से पहले घर खाली करवाया ना किराएदारों से तो 1 साल का किराया हमें उनको देना पड़ेगा। अब जब तक टाइम पूरा नहीं होता हमें किराए पर ही कहीं और रहना होगा। अब वो किराए के घर में चले जाते हैं जहाँ हर वक्त मकान मालिक की कुड़कुड़बाजी रहती है। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर कुछ महीने बिताते हैं। फिर साल पूरा होते ही अपने शहर वाले घर में वापस लौट आते हैं। माँ जी, हमें अपना घर किराएदारों से वापस तो मिल गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने इसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब कर दी? अब तो कितनी स्मेल और घुटन हो रही है ना यहाँ। चुप कर तू, एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो। अब जो है जैसा है हम यहीं रहेंगे। यही हमारा घर है अब और यही मेरा आखिरी फैसला है। अपने पति के आगे अब अंजलि भी कुछ नहीं कह पाती और खुशी खुशी अब वहीं रहने लगती है।